बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। शिवराज ने हॉल में चल रही मीटिंग की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने अपनी तरफ से निर्मला से ये कह दिया था कि वो गहने लेकर आए, लेकिन निर्मला के पास वो गहने नहीं थे। ऐसे में उसे लगा कि फंस जाने से ज्यादा अच्छा है कि वो खुद ही सच कह दे, इसलिए उसने तुरंत सभी लोगों के सामने सच बोल दिया। उसका सच सुनते ही सब लोगों के होश उड़ गए। शिवराज ने उसे बुरी तरीके से फटकारा और सब उसे नफरत भरी नजरों से देखने लगे। वो उसे घर से बाहर कर देने का फैसला कर ही चुके थे कि इतने में लकी ने भी वहां डॉक्टर तुषार अग्निहोत्री को लाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही निर्मला ने डॉक्टर अग्निहोत्री को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। लकी ने उसे सबके सामने खड़ा कर दिया और खुद अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। नमस्कार, मेरा नाम तुषार अग्निहोत्री है। आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरा दिल्ली में एक छोटा सा हॉस्पिटल है। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और आपकी दादी सोहन जी का इलाज भी मैंने ही किया था, लेकिन सोहन जी को कोई बीमारी नहीं थी, तुषार ने कहा। जैसे ही बाकी लोगों ने यह सुना तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी किस तरह की बात कर रहा था। अगर बीमारी नहीं थी तो फिर इलाज किस चीज का किया? इतने में दशरथ ने अपनी जगह से उठकर पूछ लिया। बताता हूँ, असल में पहली बार सोहन जी को मेरे पास निर्मला जी लेकर आई थी। तब मैंने उनका चेकअप किया। उम्र के साथ जो छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं, उन परेशानियों के अलावा उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। मैंने भी यही बात निर्मला जी से कही, लेकिन निर्मला जी मेरे पास किसी दूसरे इरादे से आई थी। इन्होंने कहा कि अगर बीमारी नहीं है तो बीमारी दे दो, तुषार ने कहा। उसकी ये बात सुनते ही सब लोग निर्मला की तरफ देखने लगे। खुद कमल की भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो निर्मला को घूरते हुए देख रहा था। उधर ये सुनकर शिवराज जी के माथे पर बल पड़ गए थे और उनकी नाक तीखी हो गई थी। बीमारी दे दो से तुम्हारा क्या मतलब है? दशरथ ने फिर से पूछा। जी, इन्होंने मुझे कहा कि ये चाहती हैं कि सोहन जी को ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिसका कोई इलाज ही ना हो। मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों चाहती हैं, तो इन्होंने कहा कि इनकी कुछ निजी कारण हैं जो ये मुझे नहीं बता सकती हैं। अब मैं इन दोनों को और आप लोगों के परिवार को पहले से जानता था। भारत में आप लोगों के परिवार से पंगा नहीं लेना है, ये भी अच्छी तरीके से जानता था। लेकिन उन्होंने कहा कि इस काम के लिए मुझे मुंह मांगी रकम मिल जाएगी। मैंने काफ़ी देर सोचा। एक मन तो कर रहा था कि मना कर दूं, एक मन ये भी कर रहा था कि सब बातें सोहन जी को बता दूं, लेकिन मुंह मांगी रकम के लालच ने ना मुझे ये दोनों चीज़ें करने से रोक दिया और आखिर में मैंने इस काम के लिए इनसे 50 करोड़ रुपए मांग लिए, तुषार ने कहा। उसकी बात हॉल में ऐसी पहुंची जैसी कोई बम गिरा हो। बाहर से भले ही सब लोग ठीक नजर आ रहे थे, लेकिन अंदर से हर कोई बुरी तरीके से हिल गया था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी। वो सभी निर्मला को छुरी जैसी नजरों से देख रहे थे। यह आदमी झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, फ्रॉड है ये। लकी ने इसको जबरदस्ती मेरे खिलाफ खड़ा किया है ताकि ये मुझे ना बदनाम कर सके। पापा जी, आप जिसकी कहो, मैं उसकी कसम खाकर ये बात कहने के लिए तैयार हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ, गहने मैंने प्रफुल्ल को जरूर दिए, लेकिन माँ जी के साथ ऐसा कुछ करने के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती पापा जी। निर्मला ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा। मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ शिवराज जी। मेरे पास इनकी हॉस्पिटल विजिट के और पैसे देने के जो फुटेज हैं वो भी मौजूद हैं। आप कहेंगे तो मैं उन्हें भी आपके सामने लाकर अभी दिखा सकता हूँ, तुषार ने कहा और तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाल ली। मोबाइल लेकर वो सीधा शिवराज के पास चला गया। ये देखिए, मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगा कि मुझे ये फुटेज संभाल कर रख लेना चाहिए, आगे चलकर कहीं काम आ सकते हैं। ये देखिए, तुषार ने कहा और शिवराज को वीडियो दिखाने लगा। उसमें साफ नजर आ रहा था कि निर्मला तुषार से बात कर रही थी और उसने उसके सामने 50 करोड़ रुपए से भरा एक बैग भी रख दिया था। निर्मला के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान भी नजर आ रही थी। ये देखते ही शिवराज का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद तुषार ने घर के बाकी सभी लोगों को ये वीडियो दिखाने के लिए वीडियो प्रोजेक्टर पर चला दिया था। निर्मला शर्म के मारे पानी पानी हो गई। वहीं परिवार के बाकी लोगों का गुस्सा आग की तरह नजर आने लगा। दशरथ को गुस्सा आया और वो निर्मला की तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे परिवार के बाकी लोग भी उसे मारने के लिए आगे आने लगे।
निर्मला घबरा कर कुर्सियों के पीछे छिपने ही वाली थी कि इतने में शिवराज की आवाज आई। 1 मिनट रुको। उनकी आवाज सुनते ही जो जहां खड़ा था वो वहीं रुक गया। इतने में खुद शिवराज अपनी जगह से खड़े हुए और बोले, इसे हाथ लगाकर क्यों अपना हाथ खराब करना चाहते हो? जिसने सोहन जैसी देवी को नहीं छोड़ा, तुम्हें उस डायन को पीट कर क्या हासिल हो जाएगा बे? अरे इस जैसी औरत को तो जो सजा दी जाए वो कम है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसके साथ क्या करूं। शिवराज ने कहा और निर्मला की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। निर्मला उनसे नजर तक नहीं मिला पा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं प्रफुल्ल के चक्कर में अंधी हो गई थी। सच में मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, वादा है। निर्मला ने कहा, आगे से मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने का मौका भी नहीं दूंगा। शिवराज ने कहा। उनकी आवाज टूट चुकी थी। जिस तरह की खबर उन्हें सुनने को मिल रही थी, उसके बाद वो खुद ही बुरी तरीके से टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें लगता था कि परिवार का एक एक चीज उनकी नजर के सामने है, उसका एक एक काम उनके देखे बिना नहीं होता, और ऐसा कुछ है ही नहीं जो उनके नजर से चूक जाए। लेकिन आज उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि उनकी नजरों ने कितनी कम चीजों को देखा था। उनकी पीठ के पीछे इतना कुछ हो गया और उन्हें इस चीज का कोई भान ही नहीं था। उन्हें अपने आप से बहुत ज्यादा घिन आ रही थी। वो बुरी तरीके से पछता रहे थे, लेकिन उनके पास ऐसा कोई इंसान नहीं था जिससे वो ये सब कहकर अपना दुख हल्का कर सकें। उधर निर्मला को सजा देने की और परिवार के साथ जो आघात हुआ उसके लिए न्याय करने की जिम्मेदारी भी उनके सिर पर ही थी। ऐसे में जब निर्मला उनके पैरों में हाथ जोड़ कर गिर गई तो शिवराज ने कहा, इस औरत को अभी के अभी धक्के देकर घर से बाहर कर दिया जाए। इसके तन पर मेरे परिवार का एक कपड़ा भी नहीं जाना चाहिए। इसका सारा धन, जेवर, सुविधाएं सब कुछ छीन लिया जाए अभी, शिवराज ने कहा और निर्मला के जुड़े हाथों पर पैर रखकर वहां से आगे बढ़ने लगे। जैसे ही शिवराज के आदमियों ने निर्मला को अपनी जगह से खड़ा करने की कोशिश की और उसके जेवर उतारने की कोशिश की तो इतने में पीछे से किसी की आवाज आई, रुक जाओ। खबरदार जो उन्हें किसी ने भी हाथ लगाया तो। अचानक से सब लोगों की नजर उस आवाज की तरफ घूम गई। दरवाजे की तरफ से आती हुई उस आवाज के पीछे का जब सब लोगों ने चेहरा देखा तो वो लोग हैरान हो गए। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि प्रफुल्ल की थी। प्रफुल्ल, ये यहाँ कहां से आ गया? ये तो जेल में। सब लोग उसे देखकर हैरान हो गए और एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। खुद शिवराज भी उसे यहाँ देखकर हैरान हो गए थे। कमल ने उसे देखा तो अपना सिर पीट लिया। उसे मालूम था कि पहले ही उसकी माँ की हालत ज्यादा ठीक नहीं थी और उसके आ जाने के बाद तो उसके हाल और ज्यादा बुरे हो जाने वाले थे। लकी भी प्रफुल्ल को देखकर हैरान हो गया और उसने तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन निकाल लिया। प्रफुल्ल बेटा, इतने में निर्मला ने कहा और भागते हुए अपने बेटे के पास चली गई। अब उसे यहाँ से सिर्फ प्रफुल्ल ही बचा सकता था। वो जाते ही प्रफुल्ल से लिपट गई। प्रफुल्ल ने भी उसे गले से लगा लिया। अच्छा हुआ बेटा जो तू आ गया। ये लोग मेरे ऊपर फिजूल इल्जाम लगा रहे हैं। तेरे दादाजी मुझे घर से बाहर कर रहे हैं, वो भी बिना कपड़ों के। इन्हें समझा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। एक माँ अगर अपने बेटे के लिए कुछ कर रही है तो वो गलत कैसे हो सकता है? मैं तुझे इतने साल वहां भूखा मरने के लिए कैसे छोड़ सकती थी? मैं कैसे तुझे किसी छोटी मोटी दुकान पर दिन रात घिसता हुआ देख सकती थी? मेरा एक ही तो बेटा है और वो भी मुझसे इतनी दूर परेशानियों में जीवन काटे। ये तो किसी ऐसी माँ को ही बर्दाश्त हो सकता है जिसे अपने बेटे से जरा भी प्यार ना हो। निर्मला ने कहा और अभिलाषा की तरफ देखने लगी, लेकिन अभिलाषा के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो जानती थी कि वो ये सब नाटक सिंपैथी लेने के लिए कर रही थी। नहीं मम्मी, इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं। इनमें से एक भी आदमी इस वक्त ना आपकी बात नहीं सुनने वाला है, क्योंकि सबकी आंखों पर लकी ने अपने नाम का चश्मा चढ़ा दिया है। इस आदमी ने सबको जैसे अपने वश में कर लिया है। ये दिखाता ऐसा है कि सीधा है, सच्चा है और ईमानदार है, लेकिन इससे बड़ा घर तोड़ू और कोई नहीं। आज इसी की वजह से आप घर से बाहर निकाली जा रही हो। इसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। इसकी वजह से राधिका की मौत हो गई तो फिर इसके रहते हुए परिवार में सुख कैसे आ जाएगा? कैसे हमारा कारोबार और बड़ा हो सकता है? प्रफुल्ल ने लकी पर लांछन लगाते हुए कहा। निशांत को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो प्रफुल्ल का मुंह तोड़ने के लिए उसके पास जा ही रहा था कि इतने में लकी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, मैं आ गया हूं ना।
अब मैं आपको और पापा को खुश नहीं होने दूंगा। अगर दादाजी यही चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, तो यही ठीक है। हम यहाँ से चले जाएंगे और इनका 1 रुपया भी लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा दावा है, अगर पलट कर इन्होंने हमें वापस नहीं बुलाया तो मेरा नाम भी प्रफुल्ल नहीं। प्रफुल्ल ने कहा और शिवराज की तरफ देखने लगा। इसके बाद उसने कमल की तरफ देखा और बोला, चलो पापा। नहीं, मैं नहीं चल रहा, कमल ने कहा। जैसे ही उसने इतना कहा कि इतने में सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। हर कोई उसके मुंह से ये शब्द सुनकर हैरान हो गया। खुद प्रफुल्ल और निर्मला को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कमल ऐसी बातें कर सकता था। क्यों? प्रफुल्ल ने पूछा। मैं तुम लोगों के साथ में नहीं आना चाहता हूँ। मेरा परिवार ये है और अब मैं अपने परिवार के साथ ही जीना चाहता हूँ। कमल ने दो टूक कहा। पापा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये आपका परिवार है। अरे हम आपके परिवार हैं, ये आपका परिवार कैसे हो सकता है? प्रफुल्ल ने पूछा। तेरे और तेरी माँ के आने से पहले मेरे पापा और मेरी माँ मेरे लिए आते हैं। इस औरत ने, भले ही ये मेरी पत्नी क्यों ना हो, मेरी माँ का खून किया है इसने, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रह सकता, कमल ने कहा। सब लोग आज कमल के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर हैरान हो गए। लकी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी हिम्मत दिखाकर ये सारी चीजें अपने पूरे परिवार के सामने कह देगा। वो जानता था कि कमल के दिल में कभी इतना पाप नहीं था जितना कि निर्मला और प्रफुल्ल के दिल में था, लेकिन इन दोनों का दबाव बना रहने की वजह से वो कभी ये सारी बातें अपनी जुबान पर नहीं ला पाता था। पापा होश में आओ, मम्मी ने दादी को नहीं मारा है। आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या इस आदमी ने इस फर्जी डॉक्टर को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है? ये आदमी हमें घर से निकालना चाहता है ताकि सारी संपत्ति पर न इसका एकाधिकार हो जाए। अगर आप यहाँ रह भी गए ना तो भी ये आपको कुछ नहीं देने वाला, ये आपको कुत्ता बनाकर रखने वाला है, कुत्ता। प्रफुल्ल ने कहा। तो मैं कुत्ता बनकर रहने के लिए तैयार हूँ, कम से कम वो वफादार तो होते हैं, कमल ने कहा। यह सुनते ही प्रफुल्ल का मुंह बंद हो गया। उसे आगे कुछ नहीं सूझ रहा था। इतने में शिवराज ने आगे आते हुए कहा, अब निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। उनकी आवाज किसी बिजली की तरह उन दोनों पर कड़की। अब आगे क्या होने वाला था? क्या निर्मला और प्रफुल्ल बिना कमल के वहां से जा पाएंगे? क्या लकी अपने दादा को इस खबर के बाद संभाल पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।